अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम 31 से लेके 60 तक एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात, एमसीक्यूज़ को पहले समझेंगे, उसके बाद इसकी सोल्यूशन निकालेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ क्वालिफाई हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस बुक से लिए गए हैं जो परवेज़ इकबाल ने लिखा है। ठीक है, तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 31, हुज़ रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन मोरल डेवलपमेंट। देखें, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? अखलाकी डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि अखलाकी डेवलपमेंट में किसका रोल ज़्यादा है। तो चलते ऑप्शन की तरफ। पेरेंट्स, ज़ाहिर बात है पेरेंट्स का तो रोल है। पेरेंट्स के अखलाक अच्छे हो तो बच्चों पे असर पड़ेगा, बच्चे भी उस तरह बनेंगे। टीचर का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीचर का असर बच्चों पे पड़ेगा, टीचर से ही बच्चे सीखते हैं। पीयर्स का असर भी बच्चों पे पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी, यानी आला पे बाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ इफेक्टेड बाय। इस क्वेश्चन में देखो, इमोशनल डेवलपमेंट, जज्बाती डेवलपमेंट, इस पे किस चीज़ का असर होता है, किस चीज़ का इफेक्ट होता है? ऑप्शन की तरफ चलते। फियर, खौफ। जब बच्चा डरता है तो वो डिप्रेस हो जाता है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट फियर की वजह से नहीं होती। ठीक है, इस तरह क्वारलिंग पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो, तो इसी फैमिली में जो झगड़े होते हैं इसका भी बच्चे पे नेगेटिव असर होता है और इसकी वजह से भी बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगी। रिस्ट्रिक्शन, बच्चे को पाबंद करना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी, ये करोगे तब को ये सज़ा मिलेगी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है बच्चों पे, इसकी वजह से भी बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी ये करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज। कहते हैं कि बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आ जाता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के नतीजे के तौर पे, उसी परमानेंट चेंज को हम क्या कहेंगे? याद रखिए, जब भी हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाए उसको हम लर्निंग कहते हैं। ये तो ठीक हुआ। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एजुकेशन। इसका क्या मतलब है? एजुकेशन ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम चेंज इन बिहेवियर लाते हैं। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को चेक करते हैं कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। इनोवेशन, इनोवेशन मीन इजादात, नई चीज़ें ईजाद करना। तो नई चीज़ें ईजाद करने से हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया लर्निंग, यानी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर मीन लर्निंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर। यहाँ पे देखो, कहते हैं कि बिहेवियर में चेंज के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? इनहेरिटेंस ज़रूरी है, इन्वायरमेंट ज़रूरी है, या एटीट्यूड ज़रूरी है? तो इनहेरिटेंस के बारे में याद रखिए, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, इनहेरिटेंस मीन कि माँ बाप से जो कैरेक्टर हमें मिले, तो वो बिहेवियर जो हमें माँ बाप से मिलती है उसको हम कहते हैं इनेट बिहेवियर। INNATE, इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर मीन बाय बॉर्न बिहेवियर, कि जैसे हम पैदा हो गए हमारे बॉडी में जो बिहेवियर है उसी बिहेवियर को हम कहते हैं इनेट बिहेवियर। जैसे कि एक दिन का बच्चा, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो सकलिंग करता है, सकलिंग की पावर उसमें होती है, ये इनेट बिहेवियर है। तो इनहेरिटेंस वाला बिहेवियर वो इनेट बिहेवियर होता है। ठीक है, अब वो बिहेवियर उसमें चेंज बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। इसका क्या मतलब है? बिहेवियरिज्म वाला कहता है कि एनवायरनमेंट का बिहेवियर चेंज करने में बहुत बड़ा रोल है। कैसे? अब लोग देखिए, आप लोग एक छोटे से बच्चे को जो मुसलमान हो उसको हिंदू के माहौल में छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली वो वैसे ही बिहेवियर शो करेगा जैसे हिंदू का है। या एक हिंदू बच्चे को मुसलमानों के साथ छोड़ दो, ठीक है, तो वो बच्चा यहाँ पे वैसा बिहेवियर करेगा जैसे कि मुसलमानों के होते हैं। तो ये बच्चे ने मुसलमानी वाले बिहेवियर या बच्चे ने हिंदू वाले बिहेवियर कहाँ से सीखी? ये इन्वायरमेंट से सीख ली। ठीक है, एटीट्यूड, रवैया तो हमारा बिहेवियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहेवियरिज्म के मुताबिक बिहेवियर चेंज करने में सबसे बड़ा रोल ये माहौल का होता है।
क्वेश्चन नंबर 35, स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन। कहते हैं कि स्टिमुलस ये रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी होता है, मतलब इसके बगैर रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। ये क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है या ऑपरेंट कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले तो ये स्टिमुलस जान लें, स्टिमुलस क्या चीज़ है। हर वो चीज़ जो आपको किसी एक्शन पर मजबूर करे उसी को हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों का हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ टच हो जाए तो फ़ौरन आप लोग हाथ खींच लेते हो। तो ये हाथ जो आप लोगों ने खींच लिया, ये रिस्पॉन्स था। किस वजह से किया? गर्म चीज़ की वजह से। तो वो गर्म चीज़ क्या थी? वो गर्म चीज़ स्टिमुलस थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस ज़रूरी है या ऑपरेंट कंडीशन में स्टिमुलस ज़रूरी है। तो चलते हैं, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे जो कुत्ता आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पावलोव वाला एक्सपेरिमेंट है। उसने क्या किया था? उसने कुत्ते के सामने एक बोन रखा, ठीक है। तो जैसे ही कुत्ते की नज़र बोन पे पड़ गई, फूड पे पड़ गई, तो कुत्ते के मुंह से क्या स्टार्ट हुआ? सैलिवेशन स्टार्ट हुआ। उसके मुंह से लुआब का टपकना शुरू हो गया, सलाइवा टपकना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सलाइवा क्यों स्टार्ट हुआ? फूड को देख के, हड्डी को देख के, बोन को देख के। तो ये बोन यहाँ पे क्या है? इसी बोन की वजह से ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये बोन यहाँ पे क्या है? ये बोन यहाँ पे स्टिमुलस है, ठीक है। अब तो यहाँ पे तो स्टिमुलस ज़रूरी है। ये दूसरा, ये ऑपरेंट कंडीशन का है। स्किनर बक्स है, ठीक है। B.F. स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें से देखो, इस चूहे को इस बक्स में बंद किया है, ठीक है। अब ये चूहा इधर उधर दौड़ रहा है, किसी भी तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। बाय चांस इस चूहे का पाँव एक लीवर के साथ टकरा जाता है। जब इसके साथ, जिस लीवर के साथ इसका पाँव टकरा जाता है, तो यहाँ इस लीवर के प्रेस होने से यहाँ कुछ बिस्किट यहाँ पे आ जाते हैं, चूहे को मिल जाते हैं। तो चूहे वो बिस्किट खुशी खुशी से खा लेता है, ठीक है। फिर बाई चांस उसको ये दोबारा इस लीवर को प्रेस करता है, तो फिर उसको फूड मिलता है। तो यहाँ पे देखो, फूड पहले नज़र नहीं आ रहा, पहले ये चूहा क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है। ये चूहा क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है। और फिर रिस्पॉन्स के बाद क्या मिल रहा है? स्टिमुलस मिल रहा है, खुराक मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो B.F. स्किनर वाला सिस्टम है, ऑपरेंट कंडीशन है, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स स्टिमुलस कनेक्शन। पहले रिस्पॉन्स है, फिर स्टिमुलस मिल रहा है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखिए पावलोव वाले एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्टिमुलस है, ठीक है। तो स्टिमुलस की तरफ क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स हो रहा है। तब यहाँ पे देखो, स्टिमुलस नेसेसरी फॉर, तो स्टिमुलस कौन से रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी है? ये क्लासिकल कंडीशनिंग में ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेंट कंडीशन वाज प्रेजेंटेड बाय। ऑपरेंट कंडीशन किसने प्रेजेंट किया था? तो यहाँ पे देखो, पावलोव, या हमने पढ़ा, पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग पेश किया था। स्किनर ने क्या पेश किया? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन पेश की है, जिसमें पहला रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस मिलता है, रिवार्ड मिलता है, फ़ायदा मिलता है। वाटसन ने तो बिहेवियरिज्म पेश किया था। ये बिहेवियरिज्म का बानी है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड पेश किया। ट्रायल एंड एरर मीट के ट्राई करो तो एरर कम होती जाएगी, ट्राई करो तो एरर कम होती जाएगी। जितने हम लोग ट्राई करोगे उतना ही एरर कम होता जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम साइकिलिंग सीख लेते हैं, तो पहले हम साइकिल पे खड़े नहीं हो सकते, पाँव नीचे, पाँव की तरफ देखते, ऊपर नहीं देख सकते, गिरते रहते हैं। फिर अब तरह आहिस्ता आहिस्ता बार बार गलती करके, बार बार ट्राई करके हमारी गलती रिड्यूस होती जाती है। तो इसी को हम कहते हैं थॉर्नडाइक यानी ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन हुआ B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 37, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट एंड। कहते हैं कि बिहेवियर में चेंज आता है। बिहेवियर में क्या है? चेंज आता है। किस वजह से? ड्यू टू रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मीन कि इस काम का जो नतीजा है, उस नतीजे में क्या मिल रहा है? फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे देखो, ये चूहा है, इस लीवर को प्रेस कर रहा है। लीवर को प्रेस करे तो वहाँ से क्या मिल रहा है? फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब ये रिस्पॉन्स ये बार बार करेगा कि नहीं करेगा? ये प्रेस करेगा, खुराक मिलेगा, ये प्रेस करेगा, खुराक मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली ये चूहा जो है इस बिहेवियर को लर्न करेगा कि इस लीवर में कमाल है और वो कमाल के मुझे फूड मिलेगा, मुझे रिवार्ड मिलेगा। तो अब ये इसके बिहेवियर में चेंज आएगा और ये काम दोबारा बार बार करेगा। अगर रीइंफोर्समेंट
अच्छा है, काम का नतीजा अच्छा है, ठीक है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वो काम आप लोग बार बार करोगे। और अगर काम का नुकसान मिल रहा है तो फिर बार बार नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखो चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट, ये किस में हो रहा है? क्लासिकल कंडीशनिंग में? नो, क्लासिकल कंडीशनिंग में तो नहीं हो रहा। ऑपरेंट कंडीशन, बिल्कुल ये ऑपरेंट कंडीशन में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? कहते हैं कि कौन सा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे एडवांस इंक्रीमेंट, आपको आपकी सैलरी बढ़ा दी गई, 15,000 की बजाय आपको 20,000 मिलने लगी, 5,000 इंक्रीमेंट लगा, तो अब आप क्या करोगे? खुशी खुशी से वो काम ज़्यादा करोगे कि नहीं करोगे? तो ये तो दुरुस्त है, ये तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ये क्या है? ये पॉजिटिव। दूसरा, बेस्ट टीचर अवार्ड, आपको अवार्ड मिला कि तुम सबसे बेहतरीन टीचर हो, ये भी क्या है? ये भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, आप इससे भी और ज़्यादा अच्छा करोगे। पनिशमेंट, आपको सज़ा दी गई, आप पे जुर्माना लग गया, ठीक है, तो ये जुर्माना जो लग गया, ये क्या है? ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अब आपकी दिल आज़ारी होगी तो तुम उस काम को उस तरह नहीं करोगे। डी, इनकरेजमेंट, आपकी हौसला अफजाई, जितनी आपकी हौसला अफजाई होगी तो तुम उससे और भी बेहतर काम करोगे, तो ये भी पॉजिटिव है। तो आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन सा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है, तो एडवांस इंक्रीमेंट पॉजिटिव, बेस्ट टीचर अवार्ड पॉजिटिव, इनकरेजमेंट पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक है जो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव हमारे पास क्या है? वो नेगेटिव पनिशमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पनिशमेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय। कहते कि मीनिंगफुल लर्निंग करिए, लर्निंग करना है, लेकिन ये लर्निंग किस तरह करना है? ये लर्निंग सिर्फ परसेप्शन के ज़रिए, अक्ल शूर के ज़रिए, सोच समझ के ज़रिए करना है, प्रैक्टिकली नहीं है, पैसिवली सिर्फ सोच समझ से करना है। तो याद रखिए, इसको हम मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। और ये मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी जो है ये डेविड एसोबेल ने पेश की थी, ठीक है। अब ये जो दूसरा है ऑप्शन बी, जे.एस. ब्रेनर, जे.एस. ब्रेनर ने अपनी थ्योरी पेश की थी, जिसको हम ब्रेनर थ्योरी कहते हैं। ब्रेनर थ्योरी के बारे में याद रखिए, वो भी कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग है, वो भी क्या है? कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, जे.एस. ब्रेनर। जे.एस. ब्रेनर ने भी कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी पेश की है, लेकिन उसको हम ब्रेनर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ब्रेनर थ्योरी में क्या है? ब्रेनर थ्योरी में भी मीनिंगफुल लर्निंग है, लेकिन किस चीज़ के ज़रिए है? कंटेंट जो अज्जा है उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर के ज़रिए और डिस्कवरी के ज़रिए। तो यहाँ पे देखो, ऊपर वाला जो डेविड एसोबेल का है, मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन, सिर्फ परसेप्शन के ज़रिए, अक्ल शूर सोच समझ के ज़रिए। जे.एस. ब्रेनर वाला क्या है? इसमें डिस्कवरी होगी। तो डिस्कवरी तब होगी जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को परफॉर्म करोगे, उसको समझोगे, इसमें आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ठीक है, ये सब कुछ इन्वॉल्व होगा। दूसरा पावलोव है, तो पावलोव ने तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग पेश की थी, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन पेश की है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी वाज प्रेजेंटेड बाय, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, डेविड एसोबेल ने कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन, यहाँ पे अक्ल शूर के ज़रिए, यानी ये पैसिव है। ऑप्शन बी, जे.एस. ब्रेनर। तो यहाँ पे देखो, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, दो बातें हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट भी है और डिस्कवरी भी है। तो यहाँ पे आप लोगों की क्रिएटिविटी पावर, इमेजिनेशन पावर, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, डिस्कवरी, ये सब कुछ होगा। तो नए फैक्ट्स इसकी वजह से वजूद में आएंगे। तो ये कंसेप्ट किसने पेश किया था? जे.एस. ब्रेनर ने। देखो, जे.एस. ब्रेनर और डेविड एसोबेल के नजरिए मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी में थोड़ा सा फ़र्क है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है। पावलोव और स्किनर ये तो अभी हमने पढ़ लिए। द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज, कहते कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बानी कौन है? डेविड एसोबेल, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, जे.एस. ब्रेनर, ब्रेनर थ्योरी, स्किनर, ऑपरेंट कंडीशन, मास्लो। तो ऑटोमेटिकली ये क्या है? ये करेक्ट आंसर है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बानी जो है वो मास्लो है, जिसने थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 42,
अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ मैन इज, कहते कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मुताबिक इंसान का नेचर क्या होगा, गुड होगा, अच्छा होगा, ये तो ठीक है, ज़ाहिरी बात है अच्छा होगा। तो इंसान में क्रिएटिविटी भी होगी, ये भी ठीक है। कैपेबल ऑफ हेल्दी ग्रोथ की इसमें सलाहियत होगी कि उसकी ग्रोथ हेल्दी हो। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 43, द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरापी, कहते हैं कि क्लाइंट सेंटर थेरापी का बानी कौन है। तो याद रखिए क्लाइंट सेंटर थेरापी का दूसरा नाम क्या है, पर्सन सेंटर थेरापी। क्लाइंट सेंटर थेरापी और पर्सन सेंटर थेरापी, इसका बानी कौन है। तो डेविड एसोबेल, ये हमने पढ़ा, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। कैरल रॉजर, तो कैरल रॉजर ने क्या किया था, कैरल रॉजर ने पेश किया था क्लाइंट सेंटर थेरापी, ठीक है। ये ऑप्शन सी गॉर्डन है। तो गॉर्डन ने क्या पेश किया था, गॉर्डन ने कॉन्सेप्ट ऑफ एल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी, गॉर्डन ने पेश किया था एल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी, ठीक है, जो पर्सनैलिटी के बारे में। ऑप्शन डी जे.एस. बिनर, तो जे.एस. बिनर अभी हमने पढ़ा, ये भी कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग है, लेकिन थ्रू एक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन है, लर्निंग बाय डूइंग है। अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, रॉजर के मुताबिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तो देखो कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन का तो रोल होता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। क्लाइंट जिसको प्रॉब्लम है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, गौर से देखो, क्वेश्चन में एक लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। तो याद रखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। क्यों, क्योंकि अगर क्लाइंट अपना प्रॉब्लम सही बताएगा, सोच समझ के बताएगा, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्लाइंट है, कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, कहते हैं कि पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट किसने पेश किया था, कि हर इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी है, और इसकी वजह क्या है, हर एक इंसान में कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, तो कुछ रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, सारे कैरेक्टर के मजमूए से बन के उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो ये कंसेप्ट किसने पेश किया था, मास्लो नहीं, मास्लो ने तो थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पेश की थी। रॉजर ने क्लाइंट सेंटर थ्योरी पेश की थी। तो गॉर्डन ने एल्पोर्ट्रेट थ्योरी पेश की थी, जो पर्सनैलिटी के बारे में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, गॉर्डन है। स्किनर, ये तो अभी हमने पढ़ा, ये ऑपरेंट कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 46, द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड, कहते हैं कि एवरेज चाइल्ड का IQ लेवल कितना होगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नंबर 1 बिलो 90, तो देखो अगर किसी का भी IQ बिलो 90 है, तो क्या होगा, वो मेंटली रिटार्डेड होगा। वो मेंटली क्या होगा, वो मेंटली रिटार्डेड होगा। अगर किसी का IQ 90 से 110 तक है, तो वो क्या होगा, वो एवरेज चाइल्ड होगा, ठीक है। अगर किसी का IQ 110 से 120 तक है, तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर इंटेलिजेंस। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सुपीरियर इंटेलिजेंस। अगर किसी का 120 से 140 तक है, तो इसको हम कहेंगे वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो 90 से जो कम है वो मेंटली रिटार्डेड होगा, 90 से 110 तक जो है वो एवरेज चाइल्ड का होगा, 110 से 120 ये सुपीरियर इंटेलिजेंस होगा, 120 से 140 ये वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, द IQ लेवल ऑफ एवरेज चाइल्ड इज 90 to 110। द IQ लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इज, बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, उसका IQ लेवल क्या होगा, अभी हमने पढ़ा वो 90 से कम होगा, ये एवरेज, ये सुपीरियर इंटेलिजेंस, ये वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस, ठीक है। ये एवरेज है, ये सुपीरियर, और ये वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस। विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, एक बच्चे का कौन सा ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल ग्रोथ, जिस्मानी ग्रोथ,
ज़ाहिरी बात है ये तो ज़रूरी है। मेंटल ग्रोथ, दिमागी ग्रोथ, ये भी ज़रूरी है। मॉरल ग्रोथ, अखलाकी डेवलपमेंट जो है, अखलाकी ग्रोथ, ये भी ज़रूरी है। तो एक बच्चे के लिए इन तमाम चीज़ों की ग्रोथ की ज़रूरत है। तो ऑप्शन ए बी सी सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज़। कहते हैं कि साइकोलॉजी लफ्ज़ के मानी क्या है। सोच आपके जहन में क्या है। चलो टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड आपने जो भी सोचा होगा। अब यहाँ पे देखो, कहते हैं द मीनिंग ऑफ वर्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी लफ्ज़ के मानी क्या है। तो ये देखो, ये स्टडी ऑफ माइंड, ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। साइकोलॉजी की क्या है, ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये भी साइकोलॉजी की क्या है, डेफिनेशन है। स्टडी ऑफ सोल, ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन भी है और ये साइकोलॉजी के मानी भी है, क्योंकि साइकोलॉजी दो लफ्ज़ों से बना है। साइकी के मानी क्या है, सोल, और लॉजी के मानी क्या है, स्टडी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रहे किस चीज़ के बारे में, मीनिंग के बारे में। साइकोलॉजी लफ्ज़ का मतलब क्या है, कि मानी क्या है। साइकोलॉजी लफ्ज़ की मानी है स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगेन ये डेफिनेशन भी है। ठीक है, और ये वर्ड साइकोलॉजी के मानी भी है, स्टडी ऑफ सोल। क्वेश्चन नंबर 50, द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। साइकोलॉजी लफ्ज़ किस ज़बान से अखज़ किया गया है। तो ये ग्रीक ज़बान से अखज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, हु सेज मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल। कौन कहता है कि इंसान जो है ये बाशऊर जानवर है। तो सिगमंड फ्रूड ने साइको एनालिसिस थ्योरी पेश की थी। जेबी वाटसन ने बिहेवियरिज्म पेश की है। विलियम वंड एंड विलियम जेम्स, तो विलियम वंड और विलियम जेम्स इन दोनों ने ये कहा था कि मैन इज़ ए कॉन्शियस एनिमल। ये दोबारा फिर से सिगमंड फ्रूड आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विलियम वंड और विलियम जेम्स। विलियम वंड को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ग्रोथ मीन इंक्रीजिंग, ग्रोथ मीन बढ़ोतरी। तो इसमें ग्रोथ में हमारा बॉडी का साइज़ बढ़ता है। सही है, बॉडी में सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है तो साइज़ ज़रूर बढ़ता है। जब साइज़ बढ़ता है तो हमारी हाइट भी ज़्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे हमारी हाइट ज़्यादा हो जाती है तो हमारे बॉडी का वेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, डेवलपमेंट मीन्स। डेवलपमेंट का क्या मतलब है। डेवलपमेंट का मतलब है फॉर्म में चेंज लाना, बॉडी का जो साख्त है, बनावट है, स्ट्रक्चर, ये भी बॉडी का बनावट ही है, और शक्ल में भी चेंज आ जाना। तो ये सारा क्या है, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट असल में हम मैच्योरिटी को कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन कि आपकी थिंकिंग और रीजनिंग की सलाहियत में इजाफा होना, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ऑप्शन की तरफ चलते, सोशल डेवलपमेंट, तो ये तो माशरती डेवलपमेंट है, इससे इसका मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है। मेंटल डेवलपमेंट, हमारे दिमाग की डेवलपमेंट, तो बिल्कुल जब हमारे दिमाग की डेवलपमेंट होती है तो हमारे थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी ये ख़ुद ब खुद डेवलप हो जाती है। मोरल डेवलपमेंट, ये तो अखलाकी डेवलपमेंट है, ये भी नहीं है। इमोशनल डेवलपमेंट, ये जज्बाती डेवलपमेंट है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो मेंटल डेवलपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 55, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। कहते हैं कि जो चीज़ें नज़रों से दूर हो गई और दिमाग से भी दूर हो गई, मतलब बच्चा वो भूल जाता है, ये कौन सा स्टेज है। तो ये अगर आप लोगों को याद हो, ये पहले लेक्चर में हमने पढ़ा भी था कि ये सेंसरी मोटर स्टेज है। 0 से लेके 2 साल तक का बच्चा होता है। उस बच्चे के सामने से जो चीज़ हम छुपा लेते हैं तो उस चीज़ को भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, इंटरनेटिव डोमेन इन्फेंसी इज स्टेज ऑफ। कहते हैं कि जीन पियाजे के जो डोमेन थे, 4 डोमेन थे। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा भी था, ये सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल। कहते हैं कि इसमें इन्फेंसी का एज क्या होगा। याद रखिए, इन्फेंसी का एज ये 0 to 2 होगा, ये इन्फेंसी वाला एज है। ठीक है,
और ये प्री ऑपरेशन स्टेज जो है ये फिर 2 से 7 तक था, तो इसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ये अर्ली चाइल्डहुड है। और फिर ये कंक्रीट ऑपरेशन है, तो कंक्रीट ऑपरेशन हमने पढ़ा था कि ये 7 से 12 तक है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेट चाइल्डहुड, ठीक है। और लास्ट नंबर पे ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल है इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखो, इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन इन्फेंसी इज द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, कौन सा स्टेज होगा, ये सेंसरी मोटर स्टेज होगा, ठीक है, 0 से लेके 2 साल तक। क्वेश्चन 56, इन कॉग्निटिव डोमेन अर्ली चाइल्डहुड इज, कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन में अर्ली चाइल्डहुड कौन सा स्टेज होगा, तो अर्ली चाइल्डहुड ये प्री ऑपरेशन स्टेज होगा। अभी हमने पढ़ा ये क्या है, ये इन्फेंसी है, ये अर्ली चाइल्डहुड है, ये लेट चाइल्डहुड है, ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या है, ये एडोलेसेंस है। क्वेश्चन नंबर 58, इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड इज, कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लेट चाइल्डहुड क्या होगा, कौन सा स्टेज होगा, तो लेट चाइल्डहुड ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है जो 7 से लेके 12 साल तक का होता है। 59, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंस इज द बिगिनिंग ऑफ, कहते हैं कि एडोलेसेंस किस स्टेज में शुरू होगा, तो एडोलेसेंस ये शुरू होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो 12 साल के बाद शुरू हो जाता है, 12 साल के बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेजेस, कहते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज इसकी खसूसियत क्या होगी, नंबर 1 ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या है, ईगोसेंट्रिज्म में बच्चे का ये नज़रिया होता है कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद होगा। जैसे कि अगर बच्चे को टॉफ़ी पसंद है, वो ये समझे कि मेरे पापा मम्मा भाई बहन सबको टॉफ़ी पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है तो सबको पसंद है। इसी को हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद। ऑप्शन बी एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब है हर एक चीज़ में रूह का तस्वर करना। कैसे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बच्चा अक्सर कुर्सी के साथ टकरा जाता है तो चोट लग जाती है, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे इस कुर्सी ने मुझे मारा, तो बच्चा भी क्या करेगा, उस कुर्सी को 1-2 लात मारेगा क्योंकि इस कुर्सी ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। तो बच्चे के मुताबिक इस कुर्सी में रूह है, ये जानदार है, इसने मुझे मारा है, तो ये एनिमिज्म है। तो एनिमिज्म भी सेंसरी मोटर स्टेज, एनिमिज्म भी सेंसरी मोटर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स करना, और ये भी बताना कि आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा हो, MCQs की समझ आ रहा हो, तो कमेंट ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।